एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आपकी टेरिटरी, आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, वो सब चीजें हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, इन केस ऑफ रियल जीडीपी वी टेक द प्राइजेस ऑफ द कांस्टेंट और अ बेस ईयर। इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी व्हाट वी टेक इज द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर। ये आया 144 पे भारत का रैंक है और भारत की आज के समय जो पर कैपिटा इनकम है वो $2800 के आसपास है। इस नंबर को हमें लगभग 5 गुना कम से कम बढ़ाना है अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज तो सर ये है कि आप प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, ये दो वर्ड अलग अलग होते हैं? बिल्कुल भाई, अलग अलग होते हैं। अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव आए लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए, तब हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में टेक्निकल रिसेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो एक तरह की इनएफिशिएंसी को दर्शाता है। तो इसका आंसर वही बनेगा, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आज के सेशन का जो टॉपिक का नाम है वो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी है। हम स्टार्ट करेंगे इसको अंडरस्टैंड करके कि आखिर नॉमिनल रियल जीडीपी क्या होता है, क्या इसका डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं। प्लस काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि यार कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दुनिया में हम भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, आगे जाके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। कभी हम बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने की। आखिर इनका मतलब क्या है इन शब्दों का? ये नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, पहले ये समझेंगे, फिर बाकी और कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस और अन्य जो टॉपिक्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेटर पार्ट के अंदर हम करंट अफेयर्स एंड साथ ही साथ आपके जो एमसीक्यूज हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिछला चैप्टर देख लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा उनको एडवाइस है कि एक बार पिछला चैप्टर जरूर देख लें। हल्का सा रिकैप, जस्ट 1 मिनट का। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जीडीपी के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर ली थी। क्या था जीडीपी? जीडीपी वाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। इसको हमने बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि आखिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। अगर आपको याद हो, दो वी हैड डिस्कस्ड, इट इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आपकी टेरिटरी, आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, वो सब चीजें हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। द वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वाज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये वर्ड आपको बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। जितनी भी वस्तुएं भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर बनी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उन सबको आप ऐड कर दो, हमारी जीडीपी आ जाएगी। साल के लिए भी निकाल सकते हो, क्वार्टर के लिए भी निकाल सकते हो, ये सारी बातें हमने समझी थी। बट कुछ बेसिक क्वेश्चन यहां पे बचते हैं अभी भी। क्या क्वेश्चन बचता है? देखो मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करना। लेट्स से मान लो मेरी कंट्री है, या मतलब जो भी मान लो, मेरी एक दुकान मान लो, ठीक है। आप एक दुकान के पर्सपेक्टिव समझना। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई कितने रुपए का सामान बिका, ठीक है। मैंने उसको बोल दिया कि सर इस महीने मेरा 10,000 रुपए का सामान बिका, ठीक है। मान लो सिंपल मेरी घड़ियों की दुकान है, मेरी घड़ियों की दुकान है, बहुत बढ़िया। मेरी घड़ियों की दुकान है, मेरे से किसी ने पूछा कितने रुपए की घड़ियां बिकी। मैंने कहा सर जी इस साल मेरी 10,000 रुपए की घड़ियां बिकी, ठीक है। अब अगले साल बारी आई, अगले साल उस बंदे ने मेरे से फिर से सवाल पूछा कि भाई इस साल कितनी घड़ियां बिकी। मैंने उसको बोल दिया भाई इस साल मेरी 12,000 रुपए। ये मैं रुपए की बात कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी नहीं कह रहा। आई एम जस्ट सेइंग नंबर ऑफ, नॉट नंबर, द टोटल अमाउंट ऑफ वॉचेस, टोटल अमाउंट इन रुपीस। तो पिछले साल 10,000 रुपए की घड़ियां बेची थी मैंने, इस साल मैंने घड़ियां बेची 12,000 रुपए की। अगर मैं इसको बस ऐसे ही देखूं, इन नंबर्स को, इन आंकड़ों को देखूं, तो क्या मुझे खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए? देखो यार, अगर आप इन नंबर्स को देख रहे हो ना, तो आपको शायद थोड़ी खुशी मिलेगी कि यार पिछले साल हम सिर्फ 10,000 रुपए की घड़ियां बेच पाए, इस साल हमने 12,000 रुपए की घड़ियां बेची। मानते हो इस बात को? इस साल थोड़ा आपको खुशी मिलेगी। पर कहते हैं ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल। जब आप थोड़ा अंदर तक घुस के जाते हो ना, तब आपको सही कहानी पता लगती है। तो सही कहानी जब मैंने जानने की कोशिश की ना, मुझे कहानी में ट्विस्ट नजर आया। पॉइंट आता है, क्या ट्विस्ट नजर आया? देखो, मैंने देखा पिछले साल, पता क्या हुआ था? पिछले साल
एक घड़ी की कीमत थी 250 रुपए। ऐसी एक घड़ी की कीमत कितनी थी? 250 की। 250 की घड़ी है, टाइम वही दिखाती है, ठीक है। 250 की घड़ी थी और इस तरह की मैंने 40 घड़ियां बेची। एक घड़ी, ये है प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी, राइट। 40 घड़ियां बेची, 250 रुपया ईच, तो टोटल मेरा हो गया 10,000 रुपए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके। फिर मैंने देखा यार, पता क्या हो जाता है, कई कई बार ना मार्केट में अचानक महंगाई वहंगाई आ जाती है, ठीक है। अगले साल क्या हुआ, ये वाले साल में अचानक मेरी जो घड़ियां थी उनके प्राइसेस बढ़ गए। मेरी घड़ियां मतलब मार्केट में इन जनरल घड़ियों का दाम ज्यादा था, इन जनरल घड़ियों का दाम ज्यादा था। तो अगले महीने क्या होता है, या सॉरी अगले साल क्या होता है, मैंने देखा कि यार मेरी जो घड़ियां थी ना उनका दाम बढ़ के 600 रुपया हो गया, 600 रुपया हो गया, ठीक है। एक घड़ी की कीमत महंगाई की वजह से हो गई है 600 रुपए, और इस साल में केवल 20 घड़ियां ही बेच पाया, क्वांटिटी क्वांटिटी, तो टोटल हो गया मेरा 12,000 रुपए। जब मैंने इस आंकड़े को देखा ना, मेरी हालत बहुत खराब हो गई। उसका रीजन आप समझना, उसका रीजन आप समझना, पिछले साल मैं 40 घड़ियां बेच पा रहा था, इस साल मैं केवल और केवल 20 घड़ियां बेच पा रहा हूं। देखा आपने, पिछले साल आपने 40 घड़ियां बेची, इस साल आपने 20 घड़ियां बेची। अगले साल अगर ऐसा ही चलता रहा, हो सकता है अगले साल 10 ही घड़ियां बेच पाऊं, हो सकता है उससे अगले साल 5 घड़ियां बेच पाऊं, अगले साल धंधा बंद, हो सकता है ऐसा। तो बाहर से देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले साल 10,000 का सामान बेचा, इस साल 12,000 का बेचा, अगले साल और ज्यादा होगा। पर जब मैं थोड़ी डिटेल में गया तो मैंने रियलाइज किया यार, मेरी जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या फिर क्वांटिटी ऑफ सेलिंग जो है, मतलब वैसे प्रोडक्शन होता है पर समझाने के लिए मैं आपको सेलिंग बता रहा हूं, पर वो कमी हो रही है उसके अंदर। एक दिन ऐसा आएगा जब धंधा ही बंद हो जाएगा पूरा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी ग्रोथ क्यों दिख रही है मुझे, अभी ग्रोथ पता क्यों दिखी है, 10,000 वाली चीज 12,000 पता क्यों दिखी, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई हो गई है। 250 वाली घड़ी 600 रुपए की हो गई है, आप इसमें खुश हो जा रहे हो, महंगाई में खुश हो जा रहे हो कि अच्छा अच्छा अच्छा, चलो पिछले महीने या पिछले साल 10,000 का बिजनेस किया था, इस साल 12,000 का बिजनेस किया है। क्या इसको आप ग्रोथ बोलोगे? आप खुद सोच के देखो, क्या इसको आप ग्रोथ बोलोगे? ग्रोथ इस बात को बोलोगे कि भाई पिछले साल मैंने 40 घड़ियां बेची थी, इस साल मैं 100 बेच के दिखाऊंगा, या 100 बना के दिखाऊंगा। दैट इज द रियल ग्रोथ, दैट इज द रियल ग्रोथ। ये जो ग्रोथ अभी आपको दिख रही है ना 10,000 और 12,000 वाली, ये ग्रोथ पता क्या है? ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ महंगाई के, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के दामों के ऊपर है। अगर कल को हमारे देश ये बोले, सुनो मेरी बात, अगर कल को हमारा देश बोले कि इस साल हमारी जीडी $5 ट्रिलियन है, अगले साल हमारी जीडीपी $10 ट्रिलियन हो जाएगी, अगर मान लो ऐसा हम करें, और पता कैसे करें, हम क्या करें, हर वस्तु का दाम बढ़ा दें, हर वस्तु की दाम दुगना हो जाए, तो हो जाएगी जीडीपी हमारी $10 ट्रिलियन की। पर क्या वाकई में इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं? ग्रोथ भाई तब होगी जब हमारी वस्तुएं, हमारी जो फैक्ट्रियां खूब सारा प्रोडक्शन करें, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करें, है ना, आउटपुट अच्छा और कैसा लेकर आए, दैट इज द रियल प्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस के ऊपर अगर आप दाम बढ़ाकर जीडीपी दिखाना ज्यादा चाह रहे हो, उसको हम रियल जीडीपी नहीं बोलेंगे। होता पता क्या है, यही सेम चीज हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर होती है। क्या करते हैं हम लोग दो तरह की जीडीपी निकाल सकते हैं। एक है दोस्तों हमारी नॉमिनल जीडीपी, और दोस्तों एक है हमारी रियल जीडीपी। अब पॉइंट आता है कि इनमें अंतर क्या है। देखो, सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग जो क्वांटिटी लेते हैं ना, क्वांटिटी, वो करंट ईयर की लेंगे, साथ ही साथ जो प्राइजेस लेते हैं वो भी करंट ईयर के ही लेते हैं। सुनो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला ना कि जीडीपी क्या है, सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट आता है कौन सी वैल्यू, अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखोगे तो आज की वैल्यू, करंट ईयर के प्राइस आप लेते हो, करंट प्राइसेस के ऊपर। रियल जीडीपी में तो क्या करते हो, रियल जीडीपी में आप प्राइसेस को फिक्स रखते हो, प्राइसेस नहीं चेंज हो रहे। मान लो ऐसा मान के चलो कि प्राइसेस चेंज ना करो, जो बाकी जो ग्रोथ है वो क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में आनी चाहिए। तो जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं ना, यहां पर क्या करेंगे, क्वांटिटी तो सर हम करंट ईयर की लेंगे, बट हमारे जो प्राइसेस थे वो कांस्टेंट या फिर एक
फिक्स ईयर के हम यहां पे लेने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ फिक्स बेस ईयर जो कि हम यहां पे जिसके हम प्राइसेस लेंगे। अब नोटिस करो, जब आप कंपैरिजन करोगे ना रियल जीडीपी का, देखो अगर आप रियल जीडीपी आपकी बढ़ती हुई देखने को मिले, पिछले साल रियल जीडीपी इतनी थी, इस साल इतनी है। मान लो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो पिछले साल आपकी रियल जीडीपी 100 थी, इस साल आपकी रियल जीडीपी हो जाए 120। क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे का, सोच के बताओ। देखो आपने प्राइजेस तो कर दिए हैं फिक्स, प्राइजेस तो कर दिए कांस्टेंट, ये वैल्यू नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा, केवल और केवल क्वांटिटी। पिछले साल की क्वांटिटी के मुकाबले इस साल की क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, तो ये जो फर्क दिखेगा ना आपको यहां से यहां, ये प्योरली एंड प्योरली क्वांटिटी के पर्सपेक्टिव से होगा, ना कि महंगाई की वजह से। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं ना दोस्तों नॉमिनल जीडीपी की, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि नॉमिनल जीडीपी पिछले साल 100 थी, इस साल 120 होगी, क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे का, क्या रीजन रहा होगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा हुई हो पहले के मुकाबले, हो सकता है पहले के मुकाबले प्राइसेस ज्यादा हुए हो, क्योंकि एक्चुअल में पता क्या है, यहां पर नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी ऑफ करंट भी चेंज होता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर भी चेंज होंगे ऑब्वियसली। तो नॉमिनल जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में प्राइसेस का इंपैक्ट भी आ सकता है और क्वांटिटी का इंपैक्ट भी आ सकता है, दोनों का इंपैक्ट आ सकता है। बट रियल जीडीपी की अगर हम बात करें ना, यहां प्राइसेस का इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्राइसेस को फिक्स मान के चले हैं। ये फिक्स प्राइस को ही हम यहां पे बेस ईयर के प्राइसेस मान के कहते हैं। समझे या नहीं समझे, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लो मुझे यहां पर अपनी घड़ियों की दुकान के लिए अगर ये काम करना होता, सुनना मेरी बात, अगर मुझे घड़ियों की दुकान के लिए करना होता, ये था मेरी पिछले साल की जीडीपी 40 इंटू 250 इज इक्वल 10,000, ये मेरी आई इस साल की नॉमिनल जीडीपी। अगर मुझे इस साल की रियल जीडीपी निकालनी होती ना, तो मैं पता क्या करता, मैं क्वांटिटी तो लेता इस साल की क्वांटिटी कितनी है 20, और मैं प्राइस लेता फिक्स मान लो, जैसे मान लो लेट्स से इफ द फिक्स प्राइस इज 250, तो उस केस में मेरी रियल जीडीपी कितनी निकल के आती, मेरी जीडीपी निकल के आती है आपकी 5000। अब मुझे समझ आता कि यार पहले के मुकाबले हालत खराब हुई है। तो व्हाट हैपेंस इज इन केस ऑफ रियल जीडीपी वी टेक द प्राइजेस ऑफ द कांस्टेंट और अ बेस ईयर। इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी व्हाट वी टेक इज द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। इस तरह से हम यहां पे इसको निकालेंगे। वो जो बात है ना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो वैल्यू कौन सी होगी, इस साल की होगी या एक फिक्स साल की होगी। इस साल की होगी तो नॉमिनल जीडीपी, एक फिक्स ईयर के हिसाब से होगी तो आपका रियल जीडीपी होगा। बात क्लियर है यहां पे, इज दिस फाइन। अब एक डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में और आता है, वो डाउट ये आता है कि सर ज्यादा कौन सी होती है, क्या नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होती है या फिर रियल जीडीपी ज्यादा होती है। ये दिमाग में डाउट आएगा। देखो प्रैक्टिकली कहने का मतलब है तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आएगी, पर अगर आप थ्योरेटिकली बेसिस पे बात करोगे ना, तो नोटिस करना तीनों में से कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है, मतलब दोनों में से कुछ भी कम ज्यादा होता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से मैं घड़ी की बात कर रहा हूं, लेट अस टेक दिस एग्जांपल ऑफ वॉच ओनली। लेट्स से आपका एक अब देखना लेट्स से यहां पर हम बात करते हैं एक बेस ईयर के प्राइसेस की। लेट्स से प्राइस ऑफ बेस ईयर इज इक्वल टू ₹100। मान लो ये घड़ी का बेस ईयर, जो भी बेस प्राइस है, जो कांस्टेंट ईयर का प्राइस है, लेट्स से वो 100 रुपए, ठीक है। अगर मैं इस साल की बात करूं, लेट्स से मुझे यहां पर इस साल मुझे निकालना है, मैंने पता क्या देखा, मैंने कहा भाई मैंने इस साल जो घड़ियां बेची वो थी 10, और इस साल का जो प्राइजेस था मेरी घड़ियों का लेट्स से वो है 200 रुपए, ठीक है। प्लीज सुनना, पहले साल क्या होता है, मेरी घड़ियों का, मैं 10 घड़ियां हैं मेरे पास एंड 200 का मैं एक घड़ी बेचता हूं। अगर मुझे यहां पर कोई बोले ना नॉमिनल जीडीपी निकालने को, तो मैं कैसे निकालूंगा, आई विल सिंपली यूज द करंट ईयर की क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो मेरी नॉमिनल जीडीपी यहां पे आएगी 10 इंटू 200, ये बन जाएगा 2000। पर अगर मुझे कोई बोले कि रियल जीडीपी कितनी आएगी, तो देखो रियल जीडीपी निकालने के लिए क्वांटिटी तो करंट ईयर की आएगी, वो तो 10 ही आएगी, पर जो प्राइजेस होंगे ना, प्राइस वो आपके कांस्टेंट फिक्स बेस ईयर के होंगे इंटू 100, ये बन जाएगा आपका 1000। समझे यहां तक। तो यहां पर देखो क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा आई, बट और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि मेरी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर आए 20, मैंने इस साल 20 घड़ियां बेची, बट मेरे जो प्राइस है करंट ईयर के लेट से वो हो जाएंगे 50 रुपए। इस केस में क्या होगा, अगर आप यहां पर नॉमिनल जीडीपी निकालने की कोशिश करोगे, वो क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर हाँ
इंटू प्राइस ऑफ करेंट ईयर, वो आ जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपए इस साल का नॉमिनल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस साल की रियल जीडीपी निकालें तो वो कैसे निकलेगी? सर क्वांटिटी देखो करंट ईयर की लेनी है, क्वांटिटी तो 20 ही आएगी, बट आपके प्राइजेस जो लेने होंगे ना आपको बेस ईयर के लेने होंगे इंटू 100, ये बनेगा आपका 2000। 2000 आपकी इस साल की रियल जीडीपी हुई। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें रियल जीडीपी ज्यादा आ गई एज कंपेयर टू नॉमिनल। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। अब तीसरा केस देखना, मान लो इस साल की क्वांटिटी है आपकी 5 और इस साल के मान लो आपके प्राइजेस जो हैं वो है 100। अगर आप यहां पर नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहोगे तो क्या आएगा? इट विल बी नथिंग बट इस साल की क्वांटिटी दैट इज 5 इंटू इस साल के प्राइसेस दैट इज नथिंग बट 100। तो कितना बनेगा नॉमिनल जीडीपी? इस साल बन जाएगा आपका 500। अच्छा, अगर हम बात करें रियल जीडीपी की तो रियल जीडीपी में क्वांटिटी इस साल की 5 और प्राइस आपके बेस ईयर के वो हो जाएगा 100, तो रियल जीडीपी आपकी कितनी आ जाएगी? 500। अगर आप ये तीनों एग्जांपल देख पा रहे हो ना, आप रियलाइज करोगे यहां पर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आई रियल जीडीपी से, यहां रियल जीडीपी ज्यादा आई नॉमिनल से, यहां दोनों बराबर आई। तो अगर मैं आपको बोलूं ना, मैं कह सकता हूं कि तीनों में से कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है। कभी नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आ सकती है, कभी रियल ज्यादा आ सकती है, कभी दोनों बराबर भी आ सकती है। डिपेंड ये इस बात पे करेगा, किस बात पे डिपेंड? ये इस बात पे करेगा कि प्राइजेस करंट ईयर के क्या चल रहे हैं। अगर कांस्टेंट बेस ईयर के मुकाबले प्राइसेस ज्यादा हैं तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आएगी, अगर प्राइस कम है तो रियल जीडीपी ज्यादा आएगी, अगर सेम है तो भाई प्राइसेस बराबर आएगी। ठीक है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी फिर बराबर आएगी। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अब 2-3 सवाल पहले मेरे सवाल फिर आपके सवाल। ठीक है, पहला मेरा सवाल यह है कि भाई जो मोदी जी कहते हैं हमें कि मैं भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा, मैं इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना दूंगा, ये मोदी जी किस जीडीपी की बात करते हैं? ये नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं या रियल जीडीपी की बात करते हैं? क्या ये करंट ईयर के प्राइस के ऊपर हमें बता रहे होते हैं जीडीपी, या फिर ये कांस्टेंट ईयर के प्राइस के ऊपर बता रहे होते हैं? दूसरा सवाल, ये जो हम बोलते नहीं कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे आने वाले सालों के अंदर, ये किस जीडीपी की बात हो रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर आप बात करते हो ना कि भारत की जीडीपी 6.5% से ग्रो कर रही है, 7% से ग्रो कर रही है, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन सी जीडीपी ग्रोथ रेट बात करते हो आप? नॉमिनल जीडीपी बात करते हो या रियल जीडीपी? ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिनका आंसर बहुत कम लोगों को पता है। लेट मी हेल्प यू विद दिस। देखो आपके सामने ना मैंने ये सर्च किया, ठीक है, सिंपल आप गूगल पे डालो नॉमिनल जीडीपी, यहां पर ना एक आपको विकिपीडिया का कॉलम आएगा, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी नॉमिनल। मैंने आपके सामने ओपन किया, ठीक है, आपके सामने ही चल रहा है, ठीक है, ये एड वेड इग्नोर करना। अब देखो थोड़ा सा ना इसमें डेटा मतलब एग्जैक्ट अपडेटेड नहीं है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसमें ना एक्चुअली थोड़ा सा डेटा गलत, पता क्या है, इसमें भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है, जो कि भारत अभी चौथी है। बट अब नोटिस करना इधर, जैसे ही मैं देखो सर्च किया मैंने लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी नॉमिनल, जैसे आप इसमें सर्च करोगे ना, यू विल फाइंड द लिस्ट हियर। कहां है लिस्ट? ये रही आपकी लिस्ट, ये रही आपकी लिस्ट। इसमें आप लिस्ट में देखो जरा, इस लिस्ट में आप क्या नोटिस करोगे? इस लिस्ट में नोटिस करोगे कि सर दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी? अरे नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, नॉमिनल जीडीपी सर्च किया ना मैंने आपके सामने, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप इसका रफली आप देखोगे कितनी जीडीपी है, तो भाई ये जो जीडीपी है ना, ये देखो ये मिलियन यूएस डॉलर में है। अगर आप मिलियन को बिलियन और बिलियन को ट्रिलियन में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये पावर 6 यहां पे आ जाएगा। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आप इस डेटा को देखोगे, ये यूएसए की जीडीपी कितनी बनेगी? 30 ट्रिलियन डॉलर। यूएसए की नॉमिनल जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर है, मोटा मोटा। चाइना की बात करें सर, चाइना लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 19 से 20 के आसपास। फिर देखो तीसरे नंबर के ऊपर जर्मनी है यहां पे, जो कि है 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। अब जो मैं आपको कह रहा था कि देखो जो जापान और इंडिया की बात होती है, अब देखो इंडिया चौथे पे आ चुका है, जापान 5वें पे है एज पर अवर गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे अब भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसका अपना कारण देखो यार, ये जो नंबर है ना, ये बहुत ही पास पास है, ये बहुत ही पास पास है। तो वो थोड़ा जापान कभी ज्यादा दिखा दिया, कभी हमने ज्यादा दिखा दिया, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो वी आर वेरी क्लोज, मतलब जापान एंड इंडिया आर वेरी वेरी क्लोज। तो एक 4.2 है, एक 4.1 है। तो ये जो बात नहीं हमारी होती
कि हम आने वाले सालों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। दरअसल में वो नॉमिनल जीडीपी की ही बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी ओनली। तो भारत की अभी आज के समय नॉमिनल जीडीपी मोटा मोटा $4.1 ट्रिलियन के आसपास है। तो जो बात होती है ना कि 2 साल में हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, तो हाँ भाई, हम तरक्की कर रहे हैं। वी आर एट रफली 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 4.2 के आसपास हम चल रहे हैं। आने वाले सालों में हम यहाँ पे 5 ट्रिलियन भी बन जाएंगे, है ना। एंड जो मोदी जी बात करते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे आने वाले सालों में, 2-3 सालों में, उसका रीजन यही है कि जर्मनी को कोई खास ग्रोथ हो नहीं रही। जर्मनी 5 ट्रिलियन में बैठा हुआ है, हम 4.1 4.2 के आसपास बैठे हुए हैं। हम तरक्की कर रहे हैं, जर्मनी नहीं कर रहा तरक्की, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे आने वाले सालों के अंदर। ठीक है, तो हम आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे एज पर नॉमिनल जीडीपी। हम बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे एज पर नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, करोगे ना जवाब? ठीक है, आंसर देना है। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। अब देखो, हमने ये तो बोल दिया कि हम 2 साल में या 3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेंगे? ठीक है, हम यहां जर्मनी को बीट कर देंगे, आई नो दैट हम कर देंगे, पर जर्मनी के ऊपर चाइना को कब बीट करेंगे और चाइना के ऊपर यूएसए को कब बीट करेंगे? इसका सवाल आप मुझे कॉमेंट्स में बताना। ठीक है ना, 5 ट्रिलियन के बाद आगे 19 ट्रिलियन पे जाना है। ठीक है, तो ज्यादा अंतर तो है नहीं, 5 पे पहुंच जाएंगे, कभी 19 पे भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो कब करेंगे ये जरा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। समझ आया? तो नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है, दुनिया की चौथी सबसे अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी, 4 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इसमें ना एक बात जैसे मैं अभी बता रहा था, द डेविल लाइज इन द डिटेल, है ना, मैंने बोली ना ये लाइन, द डेविल लाइज इन द डिटेल। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, मतलब इसमें 5वीं लिखी हुई है, पर हमारे सरकार के हिसाब से वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम चौथी सबसे बड़ी है क्योंकि हम जापान से ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, क्या हमें खुश होना चाहिए? आंसर इज यस सर, हमें खुश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक हैं, कोई डाउट की बात ही नहीं। पर हमें साथ ही साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें और ज्यादा तरक्की और ज्यादा मेहनत करने की यहां पे जरूरत है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये बात को समझो, आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। अब देखते हैं सेंसस के बाद क्या आता है ऑफिशियल आंकड़ा। हमारे देश की 140 करोड़ जनसंख्या है और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है? $4 ट्रिलियन की। अब देखने में हमें अच्छी बात लगेगी कि हमने यूके से हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी फ्रांस से, हमारी इटली से, हमारी रशिया से, कनाडा, इन देशों से हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है। अग्रीड अग्रीड अग्रीड, पर यह भी ध्यान रखो कि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत 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 ज्यादा है। यूएसए में यूके में आई थिंक 8 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास लोग हैं। वहां 8 करोड़ लोग मिलकर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहां पे उनकी है। हमारे 140 करोड़ लोग मिलकर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं भाई हमारे यहां पे पर कैपिटा जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, प्रति व्यक्ति जो है, हमारे यहां पे वो नंबर बहुत बहुत कम है। पर कैपिटा इज वेरी लेस इन इंडिया। समझ रहे हो? आपके दिमाग में कभी आया नहीं क्या क्वेश्चन ये कि सर एक तरफ तो हम बोलते हैं हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर हम बोलते हैं कि अभी तो हम अभी तो हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, फिर ये यूके वगैरह हमसे कम अर्थव्यवस्था वाले हमसे ऊपर कैसे हैं? हाउ आर दे मतलब डेवलप्ड? आया होगा ना क्वेश्चन। इसका रीजन यही है, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, हाँ मैं मानता हूं, पर भारत में लोग भी 140 करोड़ है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी ने ना ये तो बता दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, पर उसने ये नहीं बताया कि पर कैपिटा भारत में कम है। तो सर पर कैपिटा में भारत कहां पे आता है? देखो एक्चुअली पता क्या है, अगर आप विकिपीडिया में ही यहां पे सर्च करोगे, नीचे विकिपीडिया में ही यहां पे आप सर्च करोगे तो यहां पर आपको वो आंकड़ा भी मिलेगा। कौन सा आंकड़ा? ये वाला इधर देखो, इधर देखो, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी नॉमिनल पर कैपिटा। ये पर कैपिटा वर्ड जुड़ गया ना पीछे, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से भारत का रैंक क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना प्रति व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं पता क्या होगा, यहां पर आपने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, आपने जो भी जीडीपी थी ना उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। तो ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है? जो टॉप के देश होंगे ना ये काफी डेवलप्ड आपको देखने को मिलेंगे, काफी डेवलप, क्यों? यहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, क्योंकि भारत में ना डिनोमिनेटर ज्यादा था,
140 करोड़ वाला डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा था, इसीलिए भारत का रैंक यहां थोड़ा पीछे आता है। कहां पीछे आता है? नहीं, ज्यादा पीछे नहीं है, मतलब थोड़ा ही पीछे है, हाँ, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक। आई थिंक कहीं मिस हो गया मेरे से, ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, ज्यादा पीछे नहीं था, हाँ यहाँ पे था। ये आया 144 पे भारत का रैंक है, और भारत की आज के समय जो पर कैपिटा इनकम है वो $2800 के आसपास है। इस नंबर को हमें लगभग 5 गुना कम से कम बढ़ाना है अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। कम से कम ये $13,000 से ऊपर होना चाहिए नंबर, 5 से 6 गुना हमें इसको इंक्रीज करना होगा अगर भारत एक विकसित देश बनना चाहता है। तो देखो हम अच्छी कर रहे हैं, यस इट इज कंप्लीटली एग्रीड, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा मेहनत और करने की जरूरत है ताकि हमारा जो सपना है विकसित भारत का, हम उसको अचीव कर पाए। ठीक है सर, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया डेटा के साथ कि कौन सी नॉमिनल जीडीपी है, कौन सी नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर नॉमिनल जीडीपी तो आपने बता दिया, मुझे आप ये बताओ कि रियल जीडीपी के अंदर भारत का रैंक कितना है, वेयर डू वी लाइव इन द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर भारत फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, क्या है? देखो पहली बात आप ये समझना, रियल जीडीपी निकालने का सिर्फ एक पर्पस है। क्या पर्पस है? रियल जीडीपी निकालने का पर्पस है हमारी ग्रोथ परसेंटेज को दिखाना। हमने सुना है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% से ग्रो करती है, 8% से ग्रो कर रही है, 6% से ग्रो कर रही है। ये नंबर आप सुनते होंगे, 6%, 7% वाला जो नंबर है कि भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी इतने परसेंट से ग्रो हुई। ये कौन सा जीडीपी है ये 7% ग्रो होने वाला? ये होता है आपका रियल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है ना। दरअसल में आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, बेस ईयर जो होता है ना, रियल जीडीपी कहां निकलती है? रियल जीडीपी निकलती है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर के साथ। बेस ईयर हम अपनी मर्जी से कुछ चुनेंगे, तो एक्चुअल में ना कंट्रीज को रियल जीडीपी में हम रैंक नहीं करते, वी डोंट रैंक कंट्रीज बाय द रियल जीडीपी, क्योंकि हमने अपना बेस ईयर चूज किया, किसी और ने कुछ अपना बेस ईयर चूज किया होगा। रियल जीडीपी निकालने का पर्पस होता है परसेंटेज ग्रोथ रेट को निकालना। क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है 6% से ग्रो हुई या 7% से ग्रो हुई? सिर्फ इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे रियल जीडीपी निकालते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ एंटायर कंट्री। समझे इस बात को? समझे इस बात को? अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नीचे ना मैंने एक और लिंक भी देखा था, इसमें ना लिखा था लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी पीपीपी। ये पीपीपी वाला नहीं पढ़ाया आपने? हाँ नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको एक्सटर्नल सेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। तो आने वाले चैप्टर्स में जब मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डॉलर और रुपये का लिंकेज पढ़ाऊंगा, उस टाइम के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। अभी अंडरस्टैंड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सही टाइम के ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया का क्या रैंक है परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर एंड उसका मतलब क्या होता है। तो प्लीज उसके लिए वेट करिए। फिलहाल हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी को समझना था, वो हमने यहां पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है। क्लियर है बात? डन है? गुड गुड गुड। ये तो बात होगी नॉमिनल और रियल जीडीपी की, ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अब करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा लिंक करते हैं। सर देखो अभी आज के समय, देखो यार देखो मेरी बात सुनना, मैं अभी की बात बता सकता हूं, 1 महीने बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। कल को ये डेटा चेंज हो जाए तो प्लीज अपडेट कर लेना। अब ऐसा मत कहना कि सर ने गलत पढ़ाया ना, गलत कुछ नहीं पढ़ाया। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन की बात कर रहा हूं। आप 2 महीने बाद ये पढ़ोगे ना तो चीजें बदल चुकी होंगी, उसका मैं आपको रीजन समझाता हूं क्यों। समझो इस बात को, अभी आज के समय अगर हम बात करते हैं ना तो हमारा बेस ईयर 2011-12 है, पर हमारी सरकार ने बोल दिया हुआ है कि इसको हम बदल के 2022-23 मोस्टली हम कर देंगे। अभी देखो ये हुआ नहीं है, जब लेटेस्ट वाला डेटा आएगा उसके अंदर हो सकता है बेस ईयर 2022-23 हो। अभी तक फिलहाल कोई डेटा ऐसा नहीं निकला है कि हमने इस बेस ईयर को अपडेट करके ये नया वाला अडॉप्ट कर लिया है। अडॉप्ट करेंगे एज ऑफ डेट, अडॉप्ट करने वाले हैं, किया नहीं है अभी, ठीक है ना। ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब 2 सवाल मेरे यहां पे आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि भाई ये बेस ईयर अपडेट ही क्यों करना, व्हाट इज द नीड ऑफ अपडेटिंग द बेस ईयर? 2011-12 में क्या दिक्कत आ गई कि 2022-23 आपको अडॉप्ट करना पड़ गया या करने की सोच रहे हो? सुनो मेरी बात, क्या करना है बेस ईयर का? सिर्फ बेस ईयर हमें रियल जीडीपी निकालने में हेल्प करता है। रियल जीडीपी में क्या करते हैं हम? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर लेते हैं, ठीक है। तो हुआ पता क्या, पिछली बार मतलब आज से रफली 2015 की बात है, आज से 11 साल पहले की बात है। उस टाइम सरकार ने सोचा, बेसिकली एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने सोचा कि हमारे पास ना एक बेस ईयर के प्राइजेस होने चाहिए जो हमें मदद करेंगे
हमने पता क्या किया, हमने 2011-12 को उस टाइम बेस ईयर मान लिया। 2011-12 जो था ना, हमें एक नॉर्मल ईयर लगा। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ईयर एक ऐसा ईयर होता है जहां पर बहुत ज्यादा कोई खास फ्लक्चुएशंस ना हो, आपके प्राइजेस जो हो ना चीजों के, वो मोटा मोटा सिमिलर लेवल पे रहें, कोई अब्रप्शंस ना हो, कोई पेंडेमिक ना आया हो, कुछ भी इस तरह की दिक्कत परेशानी ना आई हो। तो एक ऐसा साल जो नॉर्मल ईयर होता है उसको हम यहाँ पे बेस ईयर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हम समझ गए। ठीक है, 2011-12 में ठीक था, प्राइजेस ठीक थे तो हमने ले लिया। पॉइंट आ रहा है अब अपडेट क्यों करना, प्लीज इस बात को समझना। 2011-12 में बहुत सारी चीजें बनी होंगी, बिल्कुल बनी होंगी। आज भी बहुत सारी बातें बन रही होंगी, चीजें बन रही होंगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो यार, अब जैसे समझना, आप लोग जैसे जोमेटो की बात करते हो, वैसे जोमेटो 2011 में भी होगा, बट मान लो नहीं था, मान लो एक सेकंड के लिए नहीं था। मान लो ये जो फूड डिलीवरी सर्विस है, ये भी क्या है, व्हाट इज फूड डिलीवरी? फूड डिलीवरी इज अ काइंड ऑफ सर्विस। मान लो फूड डिलीवरी सर्विस उस टाइम नहीं थी, मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 2011-12 में मान लो फूड डिलीवरी सर्विस नहीं थी। अगर फूड डिलीवरी सर्विस नहीं थी तो कहीं ना कहीं हमारे पास उस 2011-12 के फूड डिलीवरी के बेस ईयर के प्राइसेस नहीं पता हमें। समझ पा रहे हो? जो कोई ऐसी चीज है 2011-12 में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसके बेस ईयर के प्राइस ही हमें नहीं पता। जब बेस ईयर के प्राइस ही नहीं पता तो हम उसकी रियल जीडीपी कैसे निकालें? तो क्या तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप समय समय के ऊपर अपनी इकोनॉमी की एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन को कैप्चर करने के लिए आप बेस ईयर को अपडेट करते हो। सर आपने बहुत सारे वर्ड बोल दिए, मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आया। देखो, हो सकता है कि भारत में पहले ड्राइवरलेस कार्स ना बनती हो, ठीक है, तो भारत की रियल जीडीपी में वो कैलकुलेट नहीं होती। पर आज बनने लग गई है, आज बनने लग गई है, हाँ ठीक है, तो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। पर भाई मेरे पास उसके बेस ईयर के प्राइसेस ही नहीं है, क्योंकि 2011-12 में वो चीज बनती ही नहीं थी। तो क्या करें? समय समय के ऊपर बेस ईयर अपडेट करो। समय समय के ऊपर बेस ईयर अपडेट होगा तो अर्थव्यवस्था की करंट इकोनॉमिक या करंट स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन मतलब क्या क्या बन रहा है उसको कैप्चर करने में आसानी होगी। तो एक्चुअली ना एनएसओ खुद बोलता है इस बात को कि हमें रफली 5 साल, हर 5 साल के बाद हमें अपने बेस ईयर को अपडेट करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था की सही हालत का पता लग पाए। क्योंकि हमने इतने लंबे समय से हमने अपने बेस ईयर को अपडेट नहीं किया, इसीलिए हमें अर्थव्यवस्था की सही सिचुएशन के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। यह बात आईएमएफ ने भी बोली है, ये बात समझे इस बात को। तो बेस ईयर अपडेट करने का पर्पस ये है ताकि हमारे अर्थव्यवस्था की एक्चुअल सिचुएशन को हम यहां पे कैप्चर कर पाए और उसको यहां पे अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, दैट इज वाई वी आर अपडेटिंग द बेस ईयर इन दिस केस। समझे इस बात को? ठीक है, अब बेस ईयर अपडेट हो जाएगा तो हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हमारी जो इकोनॉमी में कुछ कुछ चीजें हम नहीं देख पा रहे थे उनको भी हम यहां पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो अपडेट्स होंगे वो एक बार बेस ईयर अपडेट होता है तो उसके बाद हमें पता लग पाएंगे। पर एक बात आप और समझना, एक्चुअली ना यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का। सर क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? देखो, जब मैं जीडीपी डिफ्लेटर की बात करता हूं, जीडीपी डिफ्लेटर स्टैंड्स फॉर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ये है फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर का। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है जीडीपी डिफ्लेटर से जीडीपी निकलती है। अरे नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी डिफ्लेटर से आपका इन्फ्लेशन निकलता है। क्यों, वो कैसे, मैं बताता हूं। देखो, नॉमिनल जीडीपी क्या है? क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ करेंट ईयर। और रियल जीडीपी क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस और द कांस्टेंट ईयर। मानते हो? अब मुझे एक चीज बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर किस बात का है? क्वांटिटी तो सेम है दोनों की क्वांटिटी तो सेम है, फर्क है प्राइजेस का। तो एक्चुअल में जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताएगा कि प्राइजेस वस्तुओं के कैसे कैसे समय के साथ बदले हैं। तो दरअसल में ये प्राइजेस को दर्शाता है, ना कि आपके किसको, ना कि आपके जीडीपी को। इस बात को ध्यान में रखना, जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन मेजर करने का एक तरीका है। सर आपने जब लेक्चर नंबर 2 लिया था तब भी आपने हमें इन्फ्लेशन बताया था। हाँ, मैंने तब बोला भी था
कि जीडीपी डिफ्लेटर मैं अलग से पढ़ाऊंगा। जैसे आज मैंने बोला ना परचेजिंग पावर पैरिटी आगे पढ़ाऊंगा, वैसे मैंने तब बोला था लेक्चर 2 के अंदर कि आपको जीडीपी डिफ्लेटर अलग से हम डिस्कस करेंगे। अब एक काम करते हैं, जब ये बातें सारी समझ आ गई है ना, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ते हैं। देखो समझना अच्छी बात है, पर कंटेंट भी हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन यही है कि हमें चीजों का पता होता है, पर उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है ये बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो थोड़ा सा मैं आपको मदद करूंगा इसके बारे में। देखो प्लीज इधर फोकस करेंगे, इधर फोकस करेंगे सब लोग, ठीक है? क्योंकि देखो साथ साथ में पढ़ेंगे, पर्पस अपना क्या है, क्वेश्चन बनने चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक समझ तो आ गई पर इंग्लिश में लिखा कुछ समझ नहीं आया। देखो इधर देखो आप लोग क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं भाई नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी एट द करंट मार्केट प्राइसेस। आज के समय के ऊपर क्या प्राइसेस चल रहे हैं, आज के समय के ऊपर क्या प्राइस चल रहे हैं उसको देखते हैं। करंट मार्केट प्राइसेस, इट डज नॉट अकाउंट फॉर चेंजेस इन प्राइसेस ओवर टाइम। देखो उसमें क्या था आपका रियल जीडीपी के अंदर बेस ईयर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे थे, यहां पर तो हम करंट ईयर के प्राइस ले रहे हैं। एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंट्री प्रोड्यूस ओनली ब्रेड, ईयर 2000 इट प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड और प्राइस 10 रुपीज था। तो आप खुद सोचो, 100 ब्रेड बनाई, हर ब्रेड 10-10 रुपए की, तो जीडीपी क्या होनी चाहिए, 100 इंटू 10, करंट ईयर देखना है ना, तो 1000 रुपीज का आपका यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। ये देखो 1000, ठीक है। फिर देखो अगले साल देखो, इन 2001 द सेम कंट्री प्रोड्यूस 110 यूनिट्स ऑफ ब्रेड एट ₹15 पर ब्रेड। अब क्या नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी 1650। कैसे, देखो व्हाट इज 110 करंट ईयर के क्वांटिटी एंड व्हाट इज ₹15 करंट ईयर के प्राइसेस, ठीक है ना? तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लोगे। पर ऑन द अदर हैंड, ये आगे आगे वाला पढ़ाता हूं, तो रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। रियल जीडीपी क्या होता है, जो चेंजेस इन प्राइसेस के एडजस्टमेंट करती है। यहां पर आप जो प्राइसेस लेते हो वो बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइस लेते हो, तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता रहता है कि पहले के मुकाबले प्रोडक्शन वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए हैं। इसने हमें मदद की प्राइस चेंज के इंपैक्ट को हटाने के लिए, और अच्छे से हम समझ पाएंगे कि प्रोडक्शन में क्या क्या चेंज आया, ठीक है? अगर हमें रियल जीडीपी निकालनी है ना 2001 की, अब इसमें देखो आपने 2001 को रियल जीडीपी निकालने के लिए क्वांटिटी तो 2001 की ली, पर जो प्राइस लिए ना भाई साहब वो पिछले साल के 10 साल के 10 रुपए वाले लिए, बेस ईयर वाले प्राइसेस। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। इसके साथ ही साथ यहां पर इसने जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी बता दिया। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है मैंने आपको बताया, इट इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इस बात का आप यहां पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये बताता है चेंज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग जीडीपी ओवर टाइम। अगर मान लो जीडीपी डिफ्लेक्टेड 150% का होता है, इसका मतलब है वस्तुओं के जो दाम हैं वो 50% बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू द बेस ईयर, ठीक है? पर अभी खत्म नहीं हुई कहानी, कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं कहानी खत्म हुई? देखो जब मैंने इन्फ्लेशन आपको पढ़ाया था, मैंने आपको सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई तीनों का अंतर समझाया था। कैसे सीपीआई में क्या कैप्चर होता है, याद करो लेक्चर 2। सीपीआई में हमने देखा था गुड्स एंड सर्विस का दोनों हम कैप्चर करते थे। डब्ल्यूपीआई के अंदर केवल और केवल हम गुड्स की बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया भी था रमेश गोलदार कमेटी के बारे में कि कैसे वो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स की तरफ हम मूव करना चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ पीपीआई, जहां पर हम आउटपुट इनपुट पीपीआई दोनों देखेंगे एंड वहां पर गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड होगी, और एक्चुअल में इन्फ्लेशन क्या है उसको यहां पे अंडरस्टैंड करने की हमारी आदत पड़ेगी। ये बात मैंने तब भी आपको बताई थी। पर क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है कि सर फिर जीडीपी डिफ्लेटर का क्या अंतर है इन सबसे? देखो सुनो मेरी बात, चाहे मैंने बात की थी सीपीआई की, चाहे मैंने बात की थी डब्ल्यूपीआई की, चाहे मैंने बात की थी पीपीआई की, आई टोल्ड यू कि हम लोग क्या बनाएंगे, एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस बास्केट का दाम समय के साथ कैसे बढ़ा वो हम कैप्चर करेंगे सीपीआई, पीपीआई और डब्ल्यूपीआई के अंदर। याद है उस बास्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, मैंने वो भी डिस्कस किए थे आपके साथ, तो बास्केट पूरी दिखाई भी थी मैंने आपको। क्वेश्चन ये आता है क्या जीडीपी डिफ्लेटर में भी कोई बास्केट होती है? सोच के देखो, क्या जीडीपी डिफ्लेटर में कोई बास्केट होती है? आंसर इज नो, कोई बास्केट नहीं होती। समझो इस बात को। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। और जीडीपी क्या होता है? हर वो चीज जो भारत की अर्थव्यवस्था में इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी हमने प्रोड्यूस करी, वो जीडीपी था। तो जब आपने जीडीपी डिफ्लेटर निकाला, इट इज नथिंग बट नॉमिनल बाय रियल जीडीपी, तो उस केस में हुआ क्या? उस केस में आपने हर एक चीज जो भारत की टेरिटरी में बनी है उसके प्राइस चेंज को आपने कैप्चर कर लिया एक तरह से। समझे? यहां ऐसा नहीं कि बस 500 वस्तुएं दे दो, ना 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 ना, इंडिया की अर्थव्यवस्था में हर वो चीज जो बनी है वो कहीं ना कहीं जीडीपी डिफ्लेटर में कैप्चर हुई है। इसीलिए बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ
measuring inflation in the country. I repeat, GDP deflator is the most comprehensive indicator. Comprehensive मतलब क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में जो भी चीज बनी है वो हर एक चीज जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर हमने यहां पे कैप्चर कर ली है। सीपीआई, पीपीआई, डब्ल्यूपीआई में हम एक सिंपल एक छोटी बास्केट लेते हैं, हर एक चीज जो भारत में बनी होती है उसको नहीं लिया जाता। समझे मेरी बात को? एक और सवाल मेरा, क्या जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स आएंगी? सोच के देखो, जीडीपी डिफ्लेटर निकालते कैसे हैं? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। क्या जीडीपी में आपकी इंपोर्टेड गुड्स होती हैं? ना ना ना, जीडीपी इज जो भी देश के अंदर बना वो आएगा, जो विदेश में बना वो नहीं आता। तो जब नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी में हम लोग डोमेस्टिक गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स नहीं आती, इस बात का ध्यान रखेंगे। पर अगर हम बात करते हैं ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की, जब हम बात करते थे वहां पर इंपोर्टेड गुड्स आ सकती हैं। आपने वो बास्केट ली, उस बास्केट में कभी ये नहीं देखा कि कहां से बनी कहां नहीं, आप सिंपली देख रहे हो बास्केट का दाम कैसे बढ़ा। तो ये फर्क समझ आना चाहिए। लेट मी शो यू द टेबल ऑल्सो। ठीक है, यहां पे आई थिंक टेबल होगा, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। देखो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, याद रखना कि जो हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं ना, ये क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि इसने जो भी चीज भारत की अर्थव्यवस्था बनी हर एक चीज कैप्चर कर ली। इसमें आपका इंपोर्टेड गुड्स नहीं आती, इट डज नॉट इंक्लूड इंपोर्टेड गुड्स। इसमें आपकी इंपोर्टेड गुड्स नहीं आती। सीपीआई में आती थी, मैंने तब भी आपको लिखवाया था उसके बारे में। ये जो फर्क है ना, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जो होते हैं ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको इनके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है वो होनी चाहिए। समझ गए आप लोग यहां तक? नॉमिनल रियल जीडीपी अच्छे से क्लियर हो गया आपको डिफरेंस? ठीक है, गुड सर, गुड, बिल्कुल समझ आ गया। आगे आते हैं, फिर आगे कुछ बातें आ आती हैं। हाँ, अब यहां पे ना दो तीन बातें आपको समझनी है। एक बात है फैक्टर कॉस्ट, एक है बेसिक प्राइस, एक है मार्केट प्राइस। बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों की इसमें। देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है क्या? एफसी, फैक्टर कॉस्ट। एक होता है आपका एमपी, दैट इज योर मार्केट प्राइस। एक बीच में एक और स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं बेसिक प्राइस। इसको समझाऊंगा क्या होते हैं बेसिक प्राइस। पहले फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि इसके बारे में हमें कंप्लीट आइडिया लग जाए एंड उस हिसाब से हम यहां पे चीजों को समझ पाए। हाँ, देखो इन वर्ड्स को मतलब समझते हैं इनका कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है। देखो, ये जो वर्ड है ना फैक्टर कॉस्ट, इसका नाम पता क्यों है फैक्टर कॉस्ट? क्यों है सर फैक्टर कॉस्ट नाम? क्योंकि दिस इज द कॉस्ट विच इज टू बी पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट आप बियर करते हो वो आता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब, अरे भाई पढ़े तो थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जैसे मान लो ये पेन बना, हाँ ठीक है, ये पेन बना होगा, हाँ जी, इस पेन को बनाने के लिए आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी पेमेंट्स हुई वो सारी फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होंगी। ठीक है, ओके ओके। ये पेन बन गया, इसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब ऐड हो गया। बट डोंट कंफ्यूज इट विद द मार्केट प्राइस। जब मैं यहां पे बात करूं ना मार्केट प्राइस की, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट मार्केट प्राइस इज समथिंग, वो वाला प्राइस जो कहने के कंज्यूमर फेस करेगा। सर क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस होगा क्या वो अलग अलग होगा? आंसर इज यस। कैसे अलग होगा? क्योंकि आप नोटिस करो, ये पेन बना, ठीक है, क्या इसके बाद इसके ऊपर कुछ टैक्सेस लग सकते हैं? कहने का मतलब, कैन देयर बी सम फॉर्म ऑफ जीएसटी दैट वी कॉल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस?
यस, मान लो ये 9 रुपए का पेन था, उसके ऊपर 1 रुपए का टैक्स लग गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस उसका कितना हो जाएगा, वो 10 रुपीज हो जाएगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सरकार यहां पर इस तरह की कोई सब्सिडी दे दे इसके ऊपर, तो सब्सिडी से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो आपने फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया और सब्सिडीज को माइनस किया, ये कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, इट लेटर ऑन बिकम्स द मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़कर और सब्सिडीज माइनस कर कर आप यहां पे मार्केट प्राइस तक पहुंच सकते हो। एक्चुअली ना आपकी बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है आपकी बुक्स के अंदर, दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज रिटन। या फिर कई बार क्या होता है, हम लोग इसको ना इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोल देते हैं। तो फॉर्मूला ऐसे कुछ बन जाता है, FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। समझ आया आपको? ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कनेक्शन होता है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर ये आपने बेसिक प्राइस एक वर्ड और इस्तेमाल किया था, वो वर्ड क्या था? देखो, समझना इस बात को ध्यान से। होता पता क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस जाना है तो क्या करना होगा, सर हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने होंगे और आपकी जो सब्सिडीज हैं वो माइनस करनी होंगी। यही किया था हमने? हाँ जी सर, बिल्कुल यही किया था। अब होता पता क्या है, आपके जो टैक्सेस हैं इनको भी हम दो तरह से अलग अलग कर सकते हैं। वन कैन बी योर प्रोडक्शन टैक्स and the other can be your product tax. Okay, similarly when I talk about subsidies, there can be production subsidies and there can be product subsidy. सबसे पहली चीज तो सर ये है कि आप प्रोडक्शन और प्रोडक्ट ये दो वर्ड अलग अलग होते हैं? बिल्कुल भाई, अलग अलग होते हैं। आप इस एग्जांपल से समझना। मान लो मैंने एक जगह पे फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, एक बार फैक्ट्री लगाऊंगा, हाँ, एक बार मैंने यहां पे इस घर का रेंट या जो भी इसका है पे कर दिया। मैं बात टैक्सेस की हो रही है पर मैं अभी फिलहाल एग्जांपल के एक रेंट के थ्रू समझाना चाहता हूं। देखो, इस रूम का कुछ रेंट होगा, बिल्कुल, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं, चाहे लाख यूनिट्स बनाऊं चाहे 1 यूनिट बनाऊं, ये रेंट तो उतना ही रहेगा, बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये जो मेरा खर्चा है ना, ये जो रेंट आया, हालांकि मैं समझाना टैक्स चाह रहा हूं पर फिलहाल यहां पे रेंट के लिए समझो। इस रूम का जो रेंट होगा ये इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहा कि कितने क्वांटिटी या कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली कोई ऐसा खर्चा या जो ऐसा कोई टैक्स आप पे करते हो ना विच इज सोनली फॉर प्रोडक्शन, वो हर प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर नहीं करता, कितने प्रोडक्ट बनाए इस पे निर्भर नहीं कर रहा, क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। समझे? तो मान लो इस रूम का रेंट था, मुझे देना पड़ा, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, चाहे 1 यूनिट की प्रोडक्शन हो चाहे 100 यूनिट की प्रोडक्शन हो, बट देयर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ टैक्स व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट टैक्स। अगर मान लो यहां पर मैंने एक चप्पल बेची या एक घड़ी बेची तो 1 GST मिला, दो घड़ियां बेची 2 GST मिले, 3 घड़ियां बेची 3 GST मिला। तो जो GST यहां पे आया ना इस केस के अंदर, वो होगा यहां पे जो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे मेरे प्रोडक्ट बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मेरा वो प्रोडक्ट टैक्स बढ़ता रहेगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज, प्रोडक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे नहीं डिपेंड करता। प्रोडक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसी तरह से प्रोडक्शन सब्सिडी सरकार कई बार मदद करती है, ये डिपेंड नहीं करेगा इस बात पे कि कितना क्वांटिटी आपने बनाया, ये सरकार ने बस आपको मदद दे दी, मान लो सस्ते में लोन दे दिया। प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होगा, हर एक यूनिट जो आपने बनाया उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन वाली चीजें ऐड या प्रोडक्शन वाली चीजें सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये बनता है आपका बेसिक प्राइसेस।
फिर जब आप बेसिक प्राइसेस के अंदर आप प्रोडक्ट वाली चीजें मतलब प्रोडक्ट टैक्स ऐड करते हो, प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस करते हो, तो बनता है वो मार्केट प्राइसेस। ठीक है, तो असेंशियली बना क्या, बना दोस्तों ऐसा कुछ कि फैक्टर कॉस्ट में आप क्या ऐड करोगे, प्रोडक्शन टैक्स ऐड करोगे और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस करोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेसिक प्राइसेस। फिर जब आप इसके बाद बेसिक प्राइसेस में जब आप प्रोडक्ट टैक्स जोड़ोगे और आप प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस करोगे ना, तो ये बन जाएगा आपका मार्केट प्राइस। पहले एक काम करते हैं, इसका एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस का। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है मार्केट प्राइसेस आर द प्राइसेस विच आर पेड बाय द कंज्यूमर। लिखा ना पेड बाय द कंज्यूमर, नाम में ही है मार्केट प्राइसेस, तो एक्चुअली देखो वहां पे टैक्सेस वाली चीजें ऐड हो जाएंगी। मार्केट प्राइस ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। द टर्म फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से था, क्योंकि देखो ना फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो प्रोड्यूसर्स ने क्या रिसीव किया, दस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइसेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो आप इसको ऐसे लिख लो, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस, या ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप एनआईटी को उधर ले जाओ, तो फैक्टर कॉस्ट क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यही तो फॉर्मूला बन गया, दैट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या बताएगा, मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म विद इन इन्वेस्टिंग बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का अंतर। ठीक है, दैट इज फाइन। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्या, और अगर आप बता पाओ। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां प्रोडक्शन टैक्स की, आप लोगों ने स्टैंप ड्यूटी सुना है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन टैक्स सुना है। ये जो वर्ड है ना रजिस्ट्रेशन टैक्स या स्टैंप ड्यूटी, ये इस बात पे निर्भर नहीं करेंगे कि आपने कितना प्रोडक्शन किया ना, जितना मर्जी प्रोडक्शन करो, आपको स्टैंप ड्यूटी एक फिक्स देनी है तो देनी है, आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स एक फिक्स देना है तो देना है। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्शन सब्सिडी की, कई बार सरकार आपको कुछ मदद करती है, सरकार यहाँ पे सस्ते में लोन मुहैया करा देती है, ये प्रोडक्शन करने के लिए आपको लोन दिया जा रहा है, तो ये आएगा आपका प्रोडक्शन सब्सिडी में। फिर बात करें प्रोडक्ट सब्सिडी की, तो जैसे मैंने आपको बताया ना जीएसटी, आप एक बच्चा कोर्स खरीदता है तो एक जीएसटी आता है, दो बच्चे कोर्स खरीदते हैं तो दो जीएसटी होते हैं, तो दो टैक्स हो गया, तीन बच्चे कोर्स खरीदते हैं तो तीन टैक्स हो गया। तो यहां पर ना ये जो प्रोडक्ट वाला चीज है, ये क्वांटिटी पे, ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, तो प्रोडक्ट टैक्स उसको इंक्लूड करेंगे। और रही बात आपकी प्रोडक्ट सब्सिडी की, यहां पर कोई स्पेसिफिक सब्सिडी के ऊपर, जैसे एलपीजी सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है, तो ये सब यहां पे आप यहां पे इसको इंक्लूड कर सकते हो, राइट। ये है आपका फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी, इस तरह से जो डिफरेंसेस होते हैं। अब देखो अभी तो हम वापस से जीडीपी को चेंजेस हम कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द बेस ईयर नाउ, है ना, वी विल बी चेंजिंग वेरी सून। पर जब 2015 में जब मैं आपको बता रहा था ना बदलाव हुआ था, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था 2015 के अंदर, उस बड़े बदलाव के अंदर एक बड़ा चेंज ये भी था कि पहले जो हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे देखा करते थे, उसके बाद से हमने अब जीडीपी मार्केट प्राइस पे देखना शुरू कर दिया है। तो 2015 के अंदर काफी सारे बदलाव हुए। 2015 में जो हमने जीडीपी में कैलकुलेशन में बदलाव किए ना, उनमें कई सारे चेंजेस थे। उनमें हमने काफी सारे चेंजेस किए, पर कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो कुछ ऐसे थे, चलो मैं इधर ही बता देता हूं। एक बहुत बड़ा चेंज तो ये था कि पहले हमारा जो बेस ईयर था ना वो 2004-5 था, बट इसको बाद में हमने चेंज करके 2011-12 कर दिया। एक तो बेस ईयर चेंज किया, दूसरी बात पहले जो हम जीडीपी देखते थे वो फैक्टर कॉस्ट पे देखते थे, इसके चेंज करके हमने मार्केट प्राइस के ऊपर हमने यहाँ पे देखना स्टार्ट किया।
अब जब ये ना चेंजेस कब हुए थे 2015 में, 2015 में हमने जीडीपी की मेथोडोलॉजी में काफी सारे बदलाव किए थे। तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके रिगार्डिंग कि एक तो बेस ईयर बदलने से देखो जीडीपी के आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरी बात, हमने तरीका ही बदल दिया जीडीपी निकालने का। पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, अब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। अब आपने एक बात नोटिस करी, फैक्टर कॉस्ट में ना ये जो टैक्सेस का इन्फ्लुएंस है वो हमने साइड कर रखा था। हम प्रोडक्शन प्रोडक्ट टैक्स ये सब इंक्लूड नहीं करते थे, पर अब मार्केट प्राइस में क्या होगा, फैक्टर अपना ये सब भी इंक्लूड होगा। तो कहीं ना कहीं आज के समय अगर मान लो टैक्सेस के बढ़ने की वजह से कई बार हमारी जीडीपी भी ज्यादा दिख सकती है, क्योंकि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम यहाँ पे निकालने लगे हैं। बाकी डेटाबेस जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन उठते हैं, बट विल नॉट डेल्व इनटू दोस थिंग्स, ठीक है, वो सब हमारी सरकार देखेगी। पर हमें एक इसका आइडिया जरूर होना चाहिए कि क्या बदलाव यहाँ पे किए गए थे, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। बाकी देखो, अगर आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं ना पता, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा पिछला वाला चैप्टर जरूर देख के आओ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, आपके जीएनपी क्या है, वो सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस कर रखी हैं। आखिरी कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बात आप यहाँ पे नोटिस करना, काफी सारे लोग ना जीडीपी को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। उनके क्रिटिसिज्म करने का रीजन है, देखो जीडीपी में हमने हमने बता दिया हम $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो क्या करें, क्या करें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आम इंसान को नौकरी मिली, क्या आम इंसान की गरीबी खत्म हुई, क्या उसके घर के ऊपर चूल्हा जला या नहीं जला, ये चीजें हमें जाननी है। क्या ये हमें जीडीपी बता देगा? तो जीडीपी ना हमारी ग्रोथ का नंबर देता है, जीडीपी हमारी ग्रोथ का नंबर देता है, पर जीडीपी में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है। देश कैसे बेहतर हुआ, कैसे नहीं हुआ, आम इंसान को नौकरी मिली, उसकी जिंदगी बेहतर हुई या नहीं हुई, ये जीडीपी का आंकड़ा देख के हम नहीं बता सकते। $4 ट्रिलियन इकॉनमी का क्या होगा अगर आम इंसान को नौकरी नहीं मिली? तो समझे इस बात को। तो जीडीपी कहीं ना कहीं वेलफेयर को हमें नहीं दर्शाता है। हाँ ठीक है, ग्रोथ है, अच्छी बात है, दैट इज गुड, ग्रोथ होनी भी चाहिए, पर सिर्फ ग्रोथ हो जाने से देश के लोगों का विकास हो गया, भारत आगे बढ़ा, पर क्या भारतीय लोग आगे बढ़े, ये जीडीपी हमें नहीं बताती। मैंने आपको बताया हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, पर कैपिटा के अंदर तो हम बड़े नीचे थे। उसके साथ ही साथ जीडीपी ना ये भी नहीं बताती कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, क्या सिर्फ अंबानी अडानी जी की वजह से हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, या फिर उसमें गरीब लोगों का भी हमारा कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ ये कह देना कि दुनिया में भारत की जीडीपी 8% से ग्रो कर रही है, पर क्या वो विकास सिर्फ अडानी अंबानी का हो रहा है या आम इंसान का भी हो रहा है, ये जीडीपी कभी नहीं हमें बता पाएगी। तो जीडीपी हमें ये नहीं बताती कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, मुझे कितना मिला, आपको कितना मिला, इसको कितना मिला, क्या सबका साथ सबका विकास वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जीडीपी हमें नहीं बता पाती, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं जहां पे कुछ मनी एक्सचेंज नहीं होती, वो काफी सारी चीजें हमारी यहाँ पे जीडीपी में काउंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डोमेस्टिक वर्क, आप घर पे काम करते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कई बार होता है कि मान लो हमने घर का काम करवाने के लिए कोई हाउस हेल्प को किसी को रख लिया, तो हाउस हेल्प को मान लो हम पेमेंट देते हैं, मान लो हर महीने मान लो 5,000 देते हैं, तो जो हम उनको पेमेंट दे रहे हैं ना 5,000, ये जीडीपी में काउंट होगा। पर कल को मुझे लगे नहीं यार मैं खुद ही साफ सफाई कर लूंगा, घर पे झाड़ू पोता मार लूंगा मैं खुद, तो वो 5,000 काउंट होगा ही नहीं, मतलब मैंने अब किसी को पैसा ही नहीं दिया वहां पे। तो एक्चुअली इसके अलावा जो बार्टर एक्सचेंज होता है, ठीक है, बार्टर एक्सचेंज मतलब जहां मैंने आपको कोई वस्तु बेच दी पर बदले में पैसे नहीं दिए, ठीक है ना, जहां मैंने क्या किया, मैंने आपको एक वस्तु ली और बदले में दूसरी वस्तु ले ली, ठीक है, मैंने घड़ी देके आपसे पेन खरीद लिया, कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ, यह हुआ बार्टर एक्सचेंज, एक्सचेंजिंग गुड्स इन रिटर्न फॉर ईच अदर। ये सब चीजें भी आपकी जीडीपी में काउंट नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जीडीपी के काफी सारे इश्यूज भी हैं, कोई दिक्कतें भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ जीडीपी ना एक्सटर्नैलिटीज को भी इग्नोर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। देखो प्लीज समझना क्या होती है एक्सटर्नैलिटीज। देखो यार, सुनना मेरी बात को, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, बहुत बढ़िया किया सर, फैक्ट्री लगाई, तो अब फैक्ट्री जो मैंने लगाई ना, तो फैक्ट्री में जो भी बना क्या वो जीडीपी में काउंट होगा? आंसर इज यस, होगा, क्योंकि जीडीपी क्या बोलती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो भी प्रोडक्शन हुआ उनको आप काउंट करो। तो जीडीपी में जो भी बना वो भारत देश में जीडीपी में काउंट, सॉरी अपना फैक्ट्री में जो भी बना वो भारत देश की जीडीपी में आएगा, ठीक है। पर मैंने आपको कहा कि भाई जो फैक्ट्री थी ना उसने बहुत बहुत ज्यादा पोल्यूशन किया, बहुत पोल्यूशन किया, क्या ये पोल्यूशन जीडीपी में आएगा? पोल्यूशन जीडीपी में नहीं आएगा। सिमिलरली मान लो मैंने एक पार्क लगा दिया अपने एरिया में, अब वो पार्क
से अच्छी हवा, स्वस्थ हवा लोगों को मिली, उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, अच्छा फील अच्छा आया कि अच्छा यार एरिया में पार्क लगा हुआ है। क्या ये पार्क ने जो लोगों की सेहत बढ़िया करी, क्या ये जीडीपी में काउंट होगा? आंसर इज नो। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या होते हैं? अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने कोई एक्टिविटी करी पर उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट आया, साइड इफेक्ट, अनइंटेंडेड। ये फायदेमंद भी हो सकता है, ये नुकसानदायक भी हो सकता है। पार्क लगाना वजह पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, उससे जो लोगों की सेहत पे बेहतर हुआ। जो आपने फैक्ट्री लगाई उससे धुआं धुआं जो हो गया, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी थी। ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो, ये हमारी जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड होती है। तो जीडीपी ने इसको भी नहीं देखा भाई, इसको भी नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं ये सारे चैलेंजेस भी हैं जीडीपी के अंदर। ठीक है, ठीक है सर, ये तो बात समझ आई। तो क्या कोई सोल्यूशन है इसका? आंसर इज यस। देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर ग्रीन जीडीपी। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये ग्रीन जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट होता है। देखो, ग्रीन जीडीपी में पता क्या होता है? आप लोग पता क्या करते हो? आप लोग इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखने लग जाते हो। समझना, ग्रीन जीडीपी जब आप निकालते हो ना, तो कैसे निकाली जाती है? आप लोग स्टार्ट करते तो जीडीपी से, जीडीपी तो हमें निकालना आता है, उसमें से काफी सारी चीजें माइनस करते हो। जीडीपी निकाल लो इकोनॉमिक टर्म्स में, उसमें से माइनस करो। क्या माइनस करें? कितना आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, वो माइनस करो। कितने पेड़ काटे, उसका क्या वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसका माइनस करो। क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, उसको माइनस करो। जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ग्रीन जीडीपी। हुआ पता क्या? ग्रीन जीडीपी के अंदर आपने इकोनॉमी का तो ध्यान रखा ही रखा, प्लस एट द सेम टाइम जो आपकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान हुआ ना, उसको भी आपने यहां पे सब्ट्रैक्ट किया। तो ये वैल्यू बनती है ग्रीन जीडीपी। आप यहां पे देख सकते हो क्या क्या है ग्रीन जीडीपी के अंदर। आपने जीडीपी में से क्या माइनस किया? आपने माइनस किया डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेस आपने काट दिए, आपने फॉसिल फ्यूल, लकड़ी, इन सबको काटा ना, इनको एक्सट्रैक्ट किया, इनकी डिप्लीशन का जो नुकसान हुआ वो माइनस करो। सिमिलरली एनवायरमेंट को आपने नुकसान पहुंचाया, एयर पोल्यूशन किया, वाटर पोल्यूशन किया, डिफॉरेस्टेशन किया, सॉइल इरोजन आपने किया, उन सब चीजों को माइनस करो। फिर आप ऐसे ही आपने क्लाइमेट चेंज आपने कॉज किया, आपकी वजह से सी लेवल का जो राइज हुआ, आपकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट आए, उनको माइनस करो। तो हुआ पता क्या? जीडीपी में से हमने इन सब चीजों को माइनस किया, तो जो ग्रीन जीडीपी की वैल्यू आएगी वो थोड़ी कम आएगी। वो बताएगा कि किस तरह से आप सस्टेनेबली अपनी इकोनॉमी को अपने एनवायरमेंट के साथ लिंक करके आप यहां पे काम कर रहे हैं। ये वो चीजें यहां पे आपको ग्रीन जीडीपी यहां पर बताएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीजें और भी हैं। देखो, एक ना हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है जीडीपी के अंदर हमारे सेक्टर्स के रिगार्डिंग। सेक्टर्स आपने सुना होगा प्राइमरी सेक्टर के बारे में, आपने सुना होगा सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के बारे में। क्वेश्चन ना इनके ऊपर आ चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस किस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें आपका नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो भी रॉ मटेरियल के साथ जो चीजें डील होती हैं, वो सारी बातें आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्रीकल्चर, आपके क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो गया, इसमें आ गया एनिमल हस्बेंड्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री भी आपका एग्रीकल्चर में ही आता है। फिशिंग भी इसी में आ गया। सिमिलरली माइनिंग में आपका मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ओर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपके प्राइमरी सेक्टर में ही आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें, वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? आप जो रॉ मटेरियल्स प्रोसेस्ड है ना, उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो। आपके पास कुछ प्राइमरी सेक्टर से कुछ कच्चा माल आ गया, उस कच्चे माल को आपने इंडस्ट्रीज में यहां पे प्रोसेस किया, वो आपका सेकेंडरी में आएगा। जैसे आपने किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करी, आपने टेक्सटाइल, आपने ऑटोमोबाइल्स, आपने मशीनरी की आपने प्रोडक्शन करी, ये सब आपका सेकेंडरी में आएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी जो होता है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करते हो, वो भी आपका यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में ही यहाँ पे इंक्लूड होता है ना। इसको पॉपुलरली हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल देते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन जनरल इसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। तीसरा हमारा सेक्टर आता है यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम लोग कई बार सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। इसमें तो जो सारी सर्विसेज होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सर्विसेज आपकी यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाती हैं। दोस्तों ऐसे ही ना आपका एक होता है सेक्टर्स के अंदर ही, एक होता है आपका रियल सेक्टर, एक होता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। इनमें क्या अंतर है रियल और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर? देखो,
कोई भी ऐसी चीज जो एक्चुअल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करती है वो रियल सेक्टर में आती है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसान ने अपनी फसलें लगाई, इससे कोई ना कोई एक्चुअल में आउटपुट निकल के आया, वो कहलाएगा रियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कुछ काम करना था, आपको पैसों की जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं बैंक ने आपको उधार दिया, ये सारी बातें आएंगी फाइनेंशियल सेक्टर। आपने जो उधार लिया उसका आप कहीं और इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर आपके उस एक्टिविटीज से कुछ ना कुछ एक्चुअली आउटपुट प्रोडक्शन हो रहा है, वो रियल सेक्टर होगा। पर अगर सिर्फ मदद मिल रही है पैसों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने काम को करने के लिए, वो फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे मान लो कि एक कोई मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री में टेक्सटाइल बना रहा है, ये आएगा आपका रियल सेक्टर के अंदर। पर अगर उसको मशीन चाहिए और उस मशीन के लिए उसको करोड़ों रुपए का लोन लेना पड़ रहा है, तो वो लोन लेने वाली जो एक्टिविटी हुई वो अपने आप में फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आएगी। तो सेक्टर्स को इस तरह से भी हम लोग रियल और फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट, लास्ट कुछ चीजें और। हाँ, देखो, एक होता है आपका पोटेंशियल जीडीपी, सुनना मेरी बात को। एक तो होता है आपका एक्चुअल जीडीपी, जितना आउटपुट आप खुद जनरेट करते हो, जो एक्चुअली आपने जनरेट किया, गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी आपने फाइनल प्रोडक्शन किया, वो सारा वैल्यू वो एक्चुअल हुआ। पर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल का। सिंपल एग्जांपल, मान लो मैंने कहा मेरा पढ़ने की क्षमता है दिन में 12 घंटे, दैट इज माय पोटेंशियल। पर मैं पढ़ता कितना हूं, दैट इज माय एक्चुअल। हो सकता है मैं सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ता हूं, राइट। मेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, पर मैंने एक्चुअली सिर्फ इतना पढ़ा। ऐसे ही देश की जीडीपी होती है। हो सकता है हमारा पोटेंशियल, अगर हम अपने रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करें, हमारे जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें, हमारे लेबर का, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी हो, उनका स्किल लेवल अच्छा हो, तो हमारा पोटेंशियल हो सकता है यहां पर हो। पर हम उनका सही ढंग से अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हो सकता है हमारी जीडीपी यहीं पर हो, राइट। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या बोलता है, इट इज द मैक्सिमम आउटपुट विच एन इकोनॉमी कैन अचीव व्हेन यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जब हम लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी इनको फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं विदाउट इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। ये स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है कि यहां इन्फ्लेशन की क्या बात आ गई। देखो, समझना इस बात को। मान लो मैंने कहा दिस इज वाज योर पोटेंशियल, अब आपने पता क्या किया, आपने अपने पोटेंशियल से ज्यादा करने की कोशिश करी। उससे पता क्या होगा, आपको अपने जो लेबर्स हैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, हाई पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर अपनी मशीन्स कुछ आप लोग ऐड ऑन करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब करके अपना आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो उस केस में आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि वस्तुओं को प्रोड्यूस करने का दाम जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली पोटेंशियल जीडीपी में पता क्या होता है, कांस्टेंट इन्फ्लेशन मेंटेन करते हुए कितना मैक्सिमम आउटपुट आप यहां पे जनरेट कर सकते हो। तो हमें एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन नहीं कॉज करनी होती, हमें बस ये देखना होता है कि जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उनका अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम करें, तो किस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं, दैट इज योर पोटेंशियल जीडीपी। एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एक्चुअल जीडीपी ज्यादा हो सकती है पोटेंशियल से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप पढ़ने की बात कर रहे हो, मैंने बोला आपका 12 घंटे पढ़ने का पोटेंशियल है, क्या आप 12 घंटे ज्यादा भी पढ़ सकते हो। सर हाँ, अगर मुश्किल परिस्थिति आए तो पढ़ लेंगे, अगर मान लो कल को एग्जाम है तो पढ़ लेंगे। इन अ सिमिलर मैनर, अगर आप लोग अपने रिसोर्सेज का काफी अच्छे से इस्तेमाल करो, तो इट इज पॉसिबल दैट एक्चुअल जीडीपी माइट ऑल्सो एक्सीड द पोटेंशियल जीडीपी। तो पोटेंशियल जीडीपी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल जीडीपी। इस बात को आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे ही आपका पॉजिटिव गैप, नेगेटिव गैप यहां पे बन जाता है पोटेंशियल जीडीपी के कॉइस के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें हमें यहां पे क्लियर हुई हैं। अब एक देखो, एक बात आती है रिकवरी की भी। हमारी ना अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी इकोनॉमी जीडीपी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक्चुअली इसको ना हम वी कॉल इट एज द इकोनॉमिक साइकिल। प्लीज सुनना यहाँ पे कि इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है। देखो, जैसे लाइफ में भी ना कभी ऐसे सीधा नहीं होती, लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे अभी उतार का समय चल रहा है, कभी आएगा चढ़ाव का समय भी। तो ऐसे ही आपकी अर्थव्यवस्था में भी आपके उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव है, वैसे अर्थव्यवस्था में भी है, ठीक है ना। ये जो टाइम है ना, ये एक तरह का ग्रोथ फेज है, वी कॉल इट एज द ग्रोथ। यहां पे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ। फिर यहां पर आपका जो फेज आता है, इसको हम पीक बोल देते हैं, या आप इसको बूम फेज भी बोलते हो।
मैक्सिमम पोटेंशियल पे हमारी ग्रोथ हो रही है, बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है, इससे ऊपर नहीं ग्रो हो पाएंगे। फिर यहां से धीरे धीरे हमारा क्या आएगा, यहां पर सर हमारा स्लो डाउन आएगा, स्लो डाउन। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि इकोनॉमी अभी कंट्रैक्ट करिए, कंट्रैक्ट आगे करेगी यहां पे जाके, अभी अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले धीरे बढ़ रही है। आप इसको ऐसा समझ लो, आई विल हेल्प यू विद सम वन मोर, ऐसा समझ लो, ऐसे ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो फेज होगा ना, ये आपका ग्रोथ का फेज है, यहां ग्रोथ चल रही है, यहां मैक्सिमम हो जाएगा, दिस इज योर बूम फेज। ठीक है, पीक आ चुकी है यहां पे। अब इसके बाद यहां पर क्या होने लगेगा सर, यहां पर हमारा थोड़ा सा स्लो डाउन आने लगेगा। देखो, स्लो डाउन का मीनिंग समझना, स्लो डाउन का मतलब ये नहीं होता कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नेगेटिव होगी है ना, समझो इस बात को। पहले आपकी इकोनॉमी मान लो यहां पे 1%, 2%, 3%, 4% और मान लो यहां 8% पे थी, अब ये 7%, 6%, 5% ऐसे चल रही है। ग्रोथ तो हो रही है पर पहले के मुकाबले स्लोली हो रही है, पहले 7-8% ग्रोथ थी, अब 4% ग्रोथ हो रही है। इसको बोलते हैं हम स्लो डाउन। इसको कंट्रैक्शन मत बोलना, कंट्रैक्शन इसके बाद आएगी, इकोनॉमी जब सिकुड़ने लग जाएगी, जब नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी वो बाद में आएगी। तो यहां पर आपका इकोनॉमी यहां पे सिकुड़ने लग जाती है, यहां पे आते आते, एंड यहां पर से हम कह सकते हैं कि हम रिसेशन में, जो मंदी का समय होता है, मंदी का दौर होता है, उसमें जाने लग जाते हैं। अगर ये मंदी का दौर बहुत लंबे समय तक चलता है तो उसको हम लोग डिप्रेशन का फेस बोल देते हैं, वी कॉल इट एज द डिप्रेशन। और यहां डिप्रेशन से जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये हमारा फेज रहता है रिकवरी का। तो यही है हमारी अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, क्या डाउट आता है कि सर मंदी किसको बोलते हैं। देखो, वैसे तो देखो मंदी की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, पर एक डेफिनेशन जो वाइडली एक्सेप्टेबल है ना, वो ये है, अगर लगातार, अगर आपका लगातार 6 महीने या फिर आप कह लो 2 क्वार्टर, अगर लगातार 2 क्वार्टर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव आए, अगर लगातार 6 महीने के लिए आपकी जीडीपी सिकुड़े, अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव आए लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए, तब हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में टेक्निकल रिसेशन चल रहा है। व्हाट इज द टर्म हियर, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, आई रिपीट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, लगातार 2 क्वार्टर्स, लगातार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव आती है, तब हम बोलते हैं कि टेक्निकल रिसेशन आ चुका है। ये टेक्निकल क्यों, क्योंकि देखो यार, अगर सही मायने में रिसेशन देखना है ना, बहुत सारी चीजें देखनी है, कितने लोगों की आपकी नौकरियां गई, वो सब भी देखा जाता है। पर अगर एक सिंपल वर्ड्स में देखना है तो लगातार 6 महीने या लगातार 2 क्वार्टर्स। अब मेरा पहला सवाल तो आपसे यह है, क्या भारत कभी टेक्निकल रिसेशन में गया? आंसर इज यस। अभी रिसेंटली हम गए, जब कोविड-19 पेंडेमिक था, जो 2020 का समय था, आप उसमें देखना, आपका अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर, ये लगातार जो 2 क्वार्टर से ना, यहां हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव थी, तो उस टाइम हम लोग टेक्निकल रिसेशन में थे। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते हम उठना खड़ा होते हैं, डिप्रेशन के बाद हम कहीं ना कहीं रिकवरी की तरफ चलते हैं। अब ये रिकवरी कितनी तेजी होती है, कितनी धीरे से होती है, वो डिसाइड करता है कि रिकवरी का नाम क्या रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रिकवरी होती है हमारी वी शेप्ड। वी शेप में पता क्या होता है, हम अर्थव्यवस्था में, थोड़ा मैं ऐसे थोड़ा इसको छोटा करते हैं। देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपकी इकोनॉमी बढ़िया चल रही थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पता क्या हुआ, आपकी अर्थव्यवस्था को झटका लगा, नीचे गिरी, पर फटाफट उठ भी खड़ी हुई, नीचे गिरी फटाफट उठ खड़ी हुई। इसको बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। बहुत तेजी से रिकवरी होती है, बहुत क्विकली रिकवरी होती है, वेरी फास्ट रिकवरी, उसको बोलेंगे वी शेप। ठीक है दोस्तों, एक होती है आपकी यू शेप्ड रिकवरी। देखो यार, रिकवरी तो यहां भी हुई, रिकवरी तो यहां भी हुई, पर बड़ा लंबा टाइम लग गया, बहुत लंबा टाइम लग गया, वी कॉल इट एज यू शेप्ड रिकवरी। ऐसे एक होता है स्विश शेप्ड, ये कुछ ऐसी रिकवरी होती है, ठीक है, काफी लंबी ये भी चली जाती है, ठीक है ना, वी शेप से लंबी होती है, यू शेप से स्लोअर होती है। एक होती है आपकी जेड शेप। जेड शेप पता क्या होता है, आप यहां पे गिरते हो, फिर अचानक बहुत ज्यादा उठते हो, फिर नॉर्मल हो जाते हो, इसको बोलते हैं जेड शेप। अब इसमें स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा क्या हो गया कि पहले देखो अर्थव्यवस्था गिरी, ठीक है, तो नॉर्मल वापस आना चाहिए था ना, ये अचानक इतनी क्यों बढ़ जाती है, फिर नॉर्मल क्यों होती है? इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको कोविड-19 पेंडेमिक से बताता हूं। जब कोविड-19 पेंडेमिक था, तो लॉकडाउन के अंदर सब लोग बंद थे, है ना, लॉकडाउन बंद होने की वजह से अर्थव्यवस्था नीचे गिरी, पर जैसे ही लॉकडाउन खुला, सब लोगों ने बहुत ज्यादा घूमना फिरना, खाना पीना, कपड़े खरीदना शुरू कर दिया।
अचानक से आपने 1-2 महीने कुछ खरीदा नहीं था ना, तो बड़ा ही मन कर रहा था कुछ खरीदे जाके बाहर। तो एक्चुअली ना यहां पर इसको हम बोलते हैं, वी कॉल दिस एज द पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो रुकी हुई थी, जैसे ही ढक्कन खुला फटाफट डिमांड उछल के आई। पर ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए रहेगी, फिर वो नॉर्मल यहां पे स्टेबलाइज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं जेड शेप्ड रिकवरी। इसके अलावा हमारी डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थव्यवस्था नीचे गिरी, उठ खड़ी हुई, पर जैसे ही उठ खड़ी हुई कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई, फिर नीचे गिरी, फिर नॉर्मल हुई। तो ऐसे आपका डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ये भी क्लियर है। पर इसके अलावा भी कुछ प्रकार की रिकवरी होती है, और सबसे खराब जो रिकवरी होती है ना, वो होती है हमारी एल शेप्ड। एल शेप्ड सबसे खराब क्यों होती है? एल शेप्ड सबसे ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि दरअसल में ये रिकवरी है ही नहीं। आपकी नॉर्मल ग्रोथ थी ये वाली, यहां तक हम कभी वापस आए ही नहीं, इकोनॉमी कभी पूरी तरह से रिकवर कर ही नहीं पाई। वी कॉल इट एज द एल शेप्ड रिकवरी। इसी तरह से दोस्तों एक ना होती है आपकी के शेप्ड रिकवरी। देखो के शेप में समझना, पता क्या होता है, जैसे मान लो इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, अब पता क्या होता है, इसके बाद जब नीचे गिरती है ना, उसके बाद जब रिकवरी होती है, कुछ सेक्टर तो रिकवर कर जाते हैं, पर कुछ सेक्टर रिकवर नहीं कर पाते। जैसे कोविड-19 आया, तो कुछ सेक्टर जैसे वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब्स थे, वो तो रिकवर कर गए, पर कुछ हॉस्पिटैलिटी, कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सेक्टर्स कहीं ना कहीं रिकवर नहीं कर पाए। तो व्हेन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स, इट रेफर्स टू अ के शेप्ड रिकवरी। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की आपको रिकवरी मैकेनिज्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट राइट राइट। अब एक दो बातें मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ और मैं लिंक करके बताता हूं, फिर हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखो, एक ना इस पिछले साल के अंदर एक टर्म बड़ा न्यूज में रहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गोल्डी लॉक्स जोन में जा चुकी है। इट हैज एंटर्ड इनटू अ गोल्डी लॉक्स जोन, या फिर ये एक हमारी गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी है। और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बयान दिया, ये बयान हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी दिया। अब सवाल आता है कि सर ये गोल्डी लॉक्स जोन या गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो ये मतलब वैसे आप लोग बताओगे मुझे, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, मैं नहीं हूं। क्या ज्योग्राफी में हमें ये वर्ड पढ़ा? हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों ने पढ़ा नहीं अर्थ के बारे में, कि अर्थ जो है वो सन के गोल्डी लॉक जोन में आती है? कभी ये लाइन पढ़ी आपने? हाँ सर पढ़ी हमने। इसका मतलब पता क्या होता है कि अर्थ जो है गोल्डी लॉक जोन में आती है। देखो अर्थ ना ही बहुत ज्यादा नजदीक है सूरज के, ना ही बहुत ज्यादा दूर है सूरज के। इट इज नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, राइट। तो वो हैबिटेबल जोन में आ जाती है अर्थ। वहां जीवन संभव है धरती के ऊपर, वहां मतलब यहां धरती यही तो है, और क्या, धरती पे जीवन संभव है क्योंकि धरती गोल्डीलॉक जोन में आती है आपकी। तो एक स्टार के आसपास का एरिया जहां पर ना ही बहुत ज्यादा गर्मी ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है, विच इज कंसिडर्ड एज अ हैबिटेबल जोन, उसको हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, व्हेन इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब पॉइंट आएगा कि सर ये तो ज्योग्राफी में हमें पढ़ा हुआ है, आप इकोनॉमी में बताओ कि इकोनॉमी में गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी क्या होती है या गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। देखो आप एक बात समझना, ये मैंने चैप्टर 2 में भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ना मैनेज करना पड़ता है। किसको मैनेज करना पड़ता है दोस्तों? एक तरफ होती है हमारी महंगाई, इन्फ्लेशन, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, और एक होता है हमारा ग्रोथ, जो जीडीपी हमने यहां पे पिछले 2 चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया। अब दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि अगर आप ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करो, आपने सोचा चलो ग्रोथ कराते हैं इकोनॉमी की, अब ग्रोथ के साथ साथ कहीं ना कहीं महंगाई भी आती है, दिक्कत। तो हमने ग्रोथ तो करवा ली, देश की तरक्की करा ली, इकोनॉमी आगे बढ़ गई, पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो परेशानी हो जाती है। दूसरा चीज होता है कि सर एक काम करो, इन्फ्लेशन कम करो। अगर इन्फ्लेशन कम करते हैं कहीं ना कहीं वहां से उससे अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आती है, तो ग्रोथ भी दिक्कत आ जाती है। तो हमारी ना अर्थव्यवस्था में ये काफी दिक्कत फेस होती है कि एक को मैनेज करने चलो, दूसरा कहीं ना कहीं दिक्कत दे देता है। पर अभी फिलहाल आज के समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो गोल्डी लॉक जोन में है। ना ही हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हॉट है, ना ही हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कोल्ड है। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे यहां ग्रोथ बहुत ज्यादा है और महंगाई बहुत ज्यादा है, ना ना ना, ऐसा भी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल कर रखी है तो इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत कम है। तो ना ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गर्म है, ना ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा ठंडी है। इकोनॉमी गर्म होने का मतलब पता क्या होता है? ग्रोथ बहुत ज्यादा है पर साथ में महंगाई भी बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी ठंडी होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल में कर रखी है पर कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम है।
तो हम आज के समय ना ही बहुत ज्यादा ठंडे हैं ना ही बहुत ज्यादा गर्म है, हमारी इकोनॉमी सही चल रही है। इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, नीदर इट इज ग्रोइंग टू मच, नीदर इट इज मतलब हैविंग वेरी लो इन्फ्लेशन या फिर वेरी लो ग्रोथ रेट ना। हमने बैलेंस बना के रखा हुआ है जीडीपी और अपना ग्रोथ का। इसी को बोलते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। हमारे लिए अच्छी बात है ये, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं उन दोनों ने ये बयान दिया था। ठीक है, ऐसे एक कॉन्सेप्ट अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में आ रहा था, वो था लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी के बारे में। हमारी काफी सारी स्टेट्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इसके रिगार्डिंग काफी काम कर रही हैं लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी में। अब कल को प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखो यहां पर ना बात हो रही है लो एल्टीट्यूड की। लो एल्टीट्यूड मतलब जैसे आपके कम एल्टीट्यूड के आप पर ड्रोन्स वगैरह आपके उड़ते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड, हमारे पास उसके फेस को देखने के लिए कि ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनके रिगार्डिंग जो भी आपकी चीजें होती हैं, जो कम एल्टीट्यूड वाली चीजें होती हैं, उनके रिगार्डिंग हमें बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड इसीलिए हमने इसका स्पेशल नाम यहां पे दिया है, दैट इज लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें यहां पे समझनी थी। अब रही बात कुछ क्वेश्चंस की, तो उनको हम एक बार टैकल कर लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन यहां पे आया था 2024 के अंदर। यहां पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सामने उनके कुछ सेक्टर लिखा हुआ है और पूछा गया है कि कौन इससे मैच करेगा। अब देखो ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए, पर आपको बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहली बात, आप मुझे ये बताओ कि डेयरी फार्मिंग कहां आएगा। सर सबने ये तो हमने गेस कर लिया कि डेयरी फार्मिंग तो प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये तो बात अपने आप में बिल्कुल क्लियर है। फिर रही बात वीविंग क्लोथ की, तो ये भी आपका सेकेंडरी में ही आना चाहिए, ये भी अपने आप में ठीक है। कंफ्यूजन थी बच्चों को 1 और 3 में। प्लीज यहां पे बात समझना, पहले खासकर स्टेटमेंट 1 से पहले समझो। स्टेटमेंट 1 में ना कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चों को वर्ड मिलता है यहां एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड सुनते सारी उनके दिमाग में आता है कि भाई ये तो प्राइमरी सेक्टर होना चाहिए। पर ध्यान से देखो, यहां एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं हुई, यहां स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर की बात हुई है। तो यहां पे एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी है स्टोरेज, और स्टोरेज एक सर्विस होती है। सर्विस होने की वजह से ये सेकेंडरी सेक्टर नहीं बल्कि आपका ये टर्शरी सेक्टर में आएगा। ध्यान से देखना, बात एग्रीकल्चर की नहीं है, बात है एग्रीकल्चर की स्टोरेज की। तो स्टोरेज इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसीलिए टर्शरी होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला था, और काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जब ये पेपर हुआ था ना तब गलत आंसर भी दिया था। मैंने नहीं दिया था, काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने गलत दिया था। पर जब यूपीएससी ने बताया तो यूपीएससी ने वही लॉजिक दिया जो मैंने आपको दिया था। क्या लॉजिक था यहां पे, देखो यहां पर बात आती है मिनरल एक्सप्लोरेशन की। देखो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार मिनरल एक्सप्लोरेशन अलग चीज है, मिनरल आपकी मिनरल माइनिंग एक अलग चीज होती है। देखो इस बात को आप अंडरस्टैंड करो, अगर आप मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो ना तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर में ही इंक्लूड किया जाएगा, इसका टर्शरी के साथ लिंकेज नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसको आप सही मत कंसिडर करना। काफी सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं कि मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी में आएगा, मिनरल माइनिंग आपका प्राइमरी में। नहीं, यूपीएससी ने क्लियर कर दिया मिनरल माइनिंग हो या मिनरल एक्सप्लोरेशन हो, वो आपका प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट रहता है। तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, तो सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये देखो। ये कह रहा है ओपन इकोनॉमी के अंदर जीडीपी की वैल्यू क्या होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया लास्ट लेक्चर के अंदर, जब हमने जीडीपी डिस्कस किया तो कैसे निकाला था हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के साथ। इट वाज सिंपल, इट इज नथिंग बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन सी के अंदर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे इसको ट्राई करेंगे एक बार। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि इकोनॉमिक टेरिटरी, जो हमने जीडीपी की डेफिनेशन डिस्कस की थी, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो क्या था वहां पर इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब, देखो प्लीज समझना। यहां पे पहला कह रहा है कि देश के जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं, इंक्लूडिंग उसका जो पानी, बिल्कुल ये देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, दैट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस भारत में, ना ना ना, वो भारत की जीडीपी में नहीं आते, दैट इज रॉन्ग। तीसरा बात कर रहे हैं हमारे जो फिशिंग वेसल, हमारे
रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं। देखो, जब भी कभी इंटरनेशनल पानी की बात हो, दो देशों के बीच की बात हो, तो वहां पर देखता जाता है कि कौन उसको ऑपरेट करता है। तो तीसरा अपने आप में यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, पहला करेक्ट था, दूसरा गलत था। तीसरा देखो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, अगर किसी विदेशी देश की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भारत में है तो भारत की टेरिटरी नहीं मानी जाएगी, वो उस देश की टेरिटरी मानी जाएगी, इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही क्या है? सही है ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं, तो इनको आप यहां पे एक बार गो थ्रू करना चाहो तो गो थ्रू कर भी सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है ये वाला, इसको देखो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था। यहां पर कह रहा है कि अगर मान लो कोई हाई सेविंग इकोनॉमी भी है, पर कैपिटल फॉर्मेशन से हो सकता है वहां पर आउटपुट में ज्यादा इंपैक्ट ना आए। क्यों, ऐसा क्यों? देखो, याद करो जब मैंने आपको कॉर का कॉन्सेप्ट समझाया था, कैपिटल आउटपुट रेशो। क्या था कैपिटल आउटपुट रेशो? हाउ मच कैपिटल इज नीडेड इन ऑर्डर टू रेज द आउटपुट बाय 1 यूनिट। कॉर भी डिस्कस किया हमने, आई कॉर भी डिस्कस किया था। 1 यूनिट आउटपुट जनरेट करने के लिए कितनी कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है। आई कॉर में था इंक्रीमेंटल, हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर मान लो आपके पास क्या है, आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर तब भी हो सकता है कि आउटपुट ज्यादा जनरेट ना हो। ऐसा क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का? इसका पीछे का रीजन हो सकता है हाई कॉर। अगर आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, आपको 1 यूनिट आउटपुट जनरेट करने के लिए ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो एक तरह की इनएफिशिएंसी को दर्शाता है। तो इसका आंसर वही बनेगा, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। समझे इस बात को? तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। आई होप ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी इस पूरे टॉपिक की, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। ठीक है, आप इसके साथ साथ अपना जो कंटेंट है वो भी आप पढ़िएगा, ताकि आपको ना जो समझ आया है उसको आप कंटेंट के फॉर्म में, अपनी बुक्स के फॉर्म में, अपने जैसे आपके एमसीक्यू के फॉर्म में भी आप उनको अंडरस्टैंड करके अपने आंसर्स तक अच्छे से पहुंच पाओ। तो यही आपका एजेंडा होना चाहिए अपने पढ़ने का, कि समझो भी एंड एट द सेम टाइम आप अपने कंटेंट को भी गो थ्रू करो, ताकि आपको इंग्लिश के अंदर उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे स्टेटमेंट को समझा जाता है, उसका आइडिया भी हो पाए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।